हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि एनडीए का जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा और सीडीएस का जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं एनडीए और सीडीएस की आंसर शीट जो है, सॉल्यूशन जो है, वो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो मैं सीडीएस का तो उसी दिन, जिस दिन 3 तारीख को पेपर था, उसी दिन मैंने डाल दिया है और आज एनडीए के क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूँ आपको। लेकिन बच्चों क्या है, सिर्फ सॉल्यूशन जो मैं दे पाऊँगा वो सिर्फ एरर फाइंडिंग का दे पाऊँगा, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और उसमें जो पेयर वर्ड्स आए हैं वो हैं, और होमोफोन्स हैं, होमोनिम्स हैं, ये सभी तो मतलब अपन कह सकते हैं कि डिक्शनरी से भी निकाल सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है, जो आंसर नहीं मिलेंगे वो एरर फाइंडिंग के होंगे, स्पॉटिंग एरर के, यानी कि तो सबसे पहले हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करते हैं और बाकी के जो हैं एरर, जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन जिसकी मैं बात करूं, तो वोकैबुलरी वाला पोर्शन मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। और वैसे तो उसके आंसर कई बच्चों को ऑलरेडी मिल गए हैं, तो वो उसके मुझे लगता नहीं है कि स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम होगी उसमें। चलिए अपन एरर, जो ये लिखा हुआ है एनडीए एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 3 सितंबर 23, जो अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ है, उसी के सॉल्यूशन है स्पॉटिंग एरर के। तो क्वेश्चन ये रहे, ये पेपर ये है, कौन सा वाला, यही है, ये सीडीएस का है, ये वाला, हाँ ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सीडीएस के, सॉरी एनडीए के क्वेश्चन है, ये एनडीए का पेपर है मेरे हाथ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये सामने लिखे हुए हैं, इसी में से लिखे ना, ठीक। ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट। देखिए बच्चों, सिंपल से क्वेश्चंस है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने एक पर्टिकुलर वर्ब के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए, सिंपल सा है। अब ये ब्रेड एंड बटर देखो, अगर आपको याद हो, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में कराया था कि इनके साथ सिंगुलर की वर्ब लगती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अलग अलग सेंस में यूज़ किए जाएंगे तो उनके साथ प्लूरल की वर्ब हो जाएगी, तो वो चीज़ समझ लीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट, बस यहीं रुक जाइए, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स, यहीं पर रुक जाइए। ध्यान से देखिए, ये मुझे बताइए कि ये कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स किसके लिए यूज़ हुआ है, ये वर्ड, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, इन तीनों वर्डों के लिए यूज़ हुआ है ना, ब्रेड बटर एंड जैम, चूँकि स्लैश अलग है लेकिन है तो वो इन्हीं के साथ, ब्रेड बटर एंड जैम, इसके लिए यूज़ हुआ है ये कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स, ठीक है ना। और आपको ये पता है कि ये वर्ड इसी के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए ही आगे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये तीनों वर्ड ब्रेड बटर एंड जैम, ये तीनों आइटम्स हैं इसके। और ये ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं क्या, ये तीनों ही तो हैं, ब्रेड बटर एंड जैम, ये तीनों वर्ड के लिए तो ये यूज़ हो रहा है कॉमन ब्रेकफास्ट। अब चूंकि इन्हीं तीनों के लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा बी वर्ब के साथ लिखे जाते हैं, इज आर एम वॉज वर्ब है ना, इसके साथ लिखे जाते हैं। तो इसके लिए हमें इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए जैम के बाद हमें आर लगाना पड़ेगा, आर, कॉमन ब्रेकफास्ट। अब ये बात ही आती है कि सर आर ही क्यों लगाएंगे, तो वो इसलिए लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं अपन। ये दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी ये रिलेटिव प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट क्या है, ये आइटम्स, आइटम्स यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल की वर्ब लगी हुई है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये कंप्लीट क्लॉज है। और ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा सब्जेक्ट तो दिया है, मैंने आपको बताया है किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट दिया होता है तो उसकी वर्ब कंपलसरी है, होगी ही, ठीक है ना। और अभी क्या हो रहा था, वही हो रहा था हमारे साथ कि सब्जेक्ट तो था हमारे ये तीन, लेकिन और कॉम्प्लीमेंट थे, और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के लिए बीच में जो लिंकिंग वर्ब चाहिए होती है वो नहीं है, तो उसी की एरर है। तो आंसर हो गया हमारा बी, तो यहाँ पर ये आर आ जाएगा, ठीक है, आई बात मेरी समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, $10,000। अब ये देखिए, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। मैंने आपको 5 वर्ड लिखवाए थे, कौन कौन से हैं वो 5 वर्ड याद हैं? 5 वर्ड मैंने लिखवाए थे, टाइम, वेट, डिस्टेंस, हाइट और अमाउंट। जब ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर की वर्ब लगती है। देखिए
$10,000 इज द प्राइज मनी। अब ये प्राइज मनी क्या है, ये प्राइज मनी क्या है, ये ये देखिए ऊपर वाले का आंसर आ गया इसमें, देखिए समझ लीजिए, इससे देखिए बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी इससे। ये प्राइज मनी क्या है, यही तो है $10,000, यही तो प्राइज मनी है, यानी कि इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, इसी को आगे एक्सप्लेन किया, ये इसकी वर्ब दी हुई है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर ये चूंकि प्लूरल थे इसलिए आर लगी हुई है, ठीक है ना। देखो सीधा सीधा आंसर दिया, अगर किसी को ये चीज़ समझ में आई है तो वही चीज़ ये है। चलिए, इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड। अब ये बीइंग कहाँ से आ गया, बीइंग के बाद जब भी थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमेशा पैसिव को कैरी करता है, तो ये बीइंग ऑफर्ड, बीइंग ऑफर्ड। अब चूंकि बीइंग ऑफर्ड ये मेन वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई, और एक्शन वर्ब हो रही है तो फिर इस काम को करने वाला कोई डूअर होगा, क्योंकि ये ऑफर की जा रही है। ये जो मनी है $10,000 की जो मनी है, प्राइज मनी है, वो ऑफर की जा रही है। अब ऑफर कौन कर रहा है, ये दिया होगा कोई, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हैगा द गेम शो होस्ट। तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। हाँ रोहित, जैसा आपने पूछा था कि सर यहाँ पर आर होगा क्या, तो बेटा वो आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैंने बताया ना, 5 वर्ड, वेट, टाइम, डिस्टेंस, हाइट, अमाउंट, जब ये सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर की वर्ब लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर है नो एरर, सेकंड वाले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 365, यही क्वेश्चन है, देखिए सीधा सीधा 365। अब ये देखिए ये क्या हो गया, 365, यही तो हुआ 365। 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। इन अ कैलेंडर ईयर, ये नाउन और एडजेक्टिव का पेयर दिया हुआ है, तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है, तो वो लगा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ऑफ डेज, अब चूंकि 365 प्लूरल की कैटेगरी में आएगा इसलिए डेज है, वो भी सही है हमारा। लेकिन अभी मैंने ऊपर बताया कि जब भी आपके 5 वर्ड आ जाएं और वो सिंगुलरिटी को शो कर रहे हो तो उनके साथ सिंगुलर की वर्ब लगती है, जैसे कि यहाँ देखिए सिंगुलर की वर्ब लगी हुई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी तो हमें सिंगुलर की वर्ब चाहिए, तो ये क्रिएट में एस लग जाएगा, क्रिएट सब हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। सिंगुलर बना क्यों रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर की वर्ब आएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका आंसर हो गया हमारा क्रिएट सब। तो फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का आंसर नो एरर यानी कि डी, और थर्ड का आंसर है हमारा बी, क्रिएट का क्रिएट सब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, समझ लीजिए मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। नाउन ऑफ नाउन, याद रखिए नाउन ऑफ नाउन का जब पेयर होता है तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन तो आर्टिकल डेफिनेट, ये सही है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वुल फ्रॉम द बॉडी ऑफ, अभी किसी फ्रॉम द पूरा देख लेते हैं। फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग, समझ लीजिए, यानी किसी एक जानवर के बॉडी से वुल को हटाना। वुल जो भी एनिमल होते हैं जो वुल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि शीप होती है ना, तो वुल जो होती है, जो शीप होती है, मान लीजिए यहाँ शीप की बात होती है, तो उसकी बॉडी से वुल को हटाना, यानी कि ये चीज़ हो गई ए, यानी ए हमारा आंसर सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। वुल को हटाने का काम हो रहा है, वुल को बॉडी से अलग किया जाता है, और सेपरेट करने के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन लगती है, जैसे वो कहते हैं ना, ही हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली नाउ, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन लगती है, वो भी सही है हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ, ये देखिए वही आ गया, नाउन ऑफ नाउन का कंपैरिजन वो आ गया, पेयर आ गया, तो आर्टिकल द लग गया, है ना। द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। अब इसमें एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, हालांकि ये आर्टिकल एन भी सही है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द भी अगर होता तो सही होता। क्यों होता, क्योंकि यहाँ किसी कोई स्पेसिफिक एनिमल तो है नहीं हमारा जो हम आर्टिकल द लगाएं या एन लगाएं। जब हम किसी एनिमल के लिए, जैसे मेरे को वो एक गाय के बारे में कहना है, तो गाय के लिए मैं क्या कहूँगा, अ काऊ इज़ अ पेट एनिमल,
ठीक है, और द काउ इज़ अ पैड एनिमल, बोथ आर करेक्ट, रिमेंबर बोथ आर करेक्ट। यानी इस कंडीशन में यहाँ अगर यहाँ पर एन की जगह द भी लगा होता तो वो भी सही होता, ठीक है। लेकिन मैटर यहाँ पर ये नहीं है, मैटर हमारा यहाँ पर शेयरिंग है। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है रोहित, शाबाश। शेयरिंग होता है किसी भी चीज़ को शेयर करना, है ना। जैसे माय फ्रेंड राहुल डजंट शेयर एनीथिंग विथ मी, ठीक है, वो मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करता। और जैसे पार्टी वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें होता है ना कि जैसे समोसे आप मंगा देना भाई, कोल्ड ड्रिंक्स आप मंगा देना, जो भी एक्सपेंडिचर होगा अपन सब शेयर कर लेंगे, तो ये तो वो वाला शेयर हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि किसी एनिमल की बॉडी से वुल को हटाने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं शेयरिंग। नहीं, ये उसने एक्चुअली में शेयरिंग होता है, वो शेयरिंग, ठीक है, वो शेयरिंग होता है और उसने लिख दिया शेयरिंग। अब आप ये मत कहना कि ये स्पेलिंग एरर पूछ ली, स्पेलिंग एरर नहीं है ये, एक्चुअली में अपन वी कैन से कि ये वन वर्ड उसने पूछ लिया है आपको एरर फाइंडिंग के रूप में। जैसे पहले एसबीआई में भी ऐसा एक दो बार हुआ है कि एसबीआई के क्वेश्चन में भी उसने, एसबीआई के एग्ज़ाम में और एरर फाइंडिंग में उसने पूछ लिया है। तो यहाँ पर ये शेयरिंग नहीं होगा, ये शेयरिंग होगा हमारा। शेयरिंग की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ना कि शेयरिंग, शेयरिंग होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम हमारा। मैनी पीपल, मैनी क्या है, एक डिटर्मिनर है और मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो बिल्कुल सही है हमारा, ये सही है, मैनी पीपल यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है कि वो सब्जेक्ट कैसा भी हो डजेंट मैटर, वो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी सब्जेक्ट के साथ आ जाती है, ठीक है ना। ये नाउन कैसा भी सब्जेक्ट हो, नाउन हो प्रोनाउन हो, नाउन कैसा भी हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, दूर दूर से लोग जो आए थे, है ना। आने के लिए भी कहीं से फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्रपोजिशन वाली वीडियो मैंने अभी नहीं अपलोड किया है, मैं बता देता हूँ फिर भी। जब हम कहीं से रिटर्न होकर आते हैं तो उसके लिए भी हम प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे माई फ्रेंड रोहित हैज़ कम बैक फ्रॉम अमेरिका लास्ट नाइट। माई फ्रेंड हैज़ कम बैक फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से वापस आ गया है, कहीं से आने के लिए, ठीक है ना। फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, मैनी पीपल के बहुत सारे लोग आए, फ्रॉम फार अवे प्लेसेस बहुत दूर दूर के स्थानों से आए, टू प्रे। देखो ये तो बिल्कुल है ना, क्या कहें आप, सीधा सीधा। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगर नहीं आया तो क्या कहें अब, है ना। अब ये देखिए टू के बाद क्या हो रहा है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, सीधी सीधी क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूँ कि टू के साथ इंग्लिश में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि इन्फिनेटिव कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर सीधा सीधा दिया और टू के बाद सेकंड फॉर्म, है ना। लेकिन मैं एक और बात आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन कभी कभी कुछ टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वर्ब नहीं होते वो। जैसे उसमें कुछ फ्रेजेस भी होते हैं और आपके कहें कि कुछ उसमें एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जो वो बता देता हूँ मैं टू कौन से होते हैं। जैसे यूज टू है, अकस्टम टू है, हैबिचुअल टू है, इन एडिशन टू है, ओइंग टू है ना। ये टू जो होते हैं इनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। ये आगे वाले चैप्टर में मैं बताऊँगा। चलिए तो इस कंडीशन में हमारा आंसर हो गया भी। लेकिन ये तय है कि टू के बाद सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, तो ये प्रेड ना होकर प्रे होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की जगह अब 16 पर आते हैं हम। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपका मतलब जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो स्टार्ट कैसे होता है, प्रियम्बल से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल होती है उसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। इसको क्या कहें, फॉरवर्ड को भी प्रस्तावना ही कह सकते हैं, ये भी वही है, प्रस्तावना से मतलब है उसका प्राइमिस फेसेस। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब एनवायरमेंटल यानी कि प्राकृतिक इश्यूज़ के ऊपर जो एक किताब लिखी गई है उसको उसका प्राथमिक उसकी प्रस्तावना पढ़ने के बाद,
है ना। अब ध्यान से देखो इसको, ये बुक क्या है, स्पेसिफिक बुक हो गई, खास बुक हो गई, इसलिए आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इस खास बुक की खास प्रस्तावना है, ठीक है, तो खास बुक की खास प्रस्तावना है तो फिर इसके साथ भी आर्टिकल द लगेगा। आफ्टर रीडिंग द फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट। अब ये देखिए सेकंड फॉर्म फिर से आ गई, आगे अपन और कंफर्म कर लेते हैं। डिसाइडेड सेकंड फॉर्म, अभी मैंने बताया सेकंड फॉर्म के लिए सब्जेक्ट कैसा भी हो वो अपने साथ सेकंड फॉर्म आ जाता है। ये प्रोनाउन है, इसके साथ आ आई डिसाइडेड। टू क्यों आ गया, दो वर्ब को हमेशा दो वर्ब के बीच में टू का यूज़ करते हैं लगभग, तो ये टू का यूज़ हो गया। अब ये इट्स किसके लिए आ गया, ये इट्स किसका पॉसेसिव केस है, ये इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है, ये आई के लिए यूज़ नहीं हुआ है। टू इट्स ऑथर, अपने ऑथर से। अब ये ऑथर किसका होगा, मेरा कोई ऑथर थोड़ी होगा, इसका बुक का ऑथर होगा। और ये बुक के लिए का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, बुक नॉन लिविंग की कैटेगरी में है, सिंगुलर है तो इट्स हो गया। अगर यहाँ पर बुक्स होता तो यहाँ पर फिर देयर हो जाता, ठीक है। इस बुक के ऑथर के बारे में, यानी कि इस बुक की जो कौन सी बुक है, एक प्राकृतिक पर्यावरण के इश्यूज़ के ऊपर जो किताब लिखी गई है उसकी प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड टू मीट, मैंने निश्चय कर लिया था इसके ऑथर से मिलने का, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। कोई डाउट किसी को तो वो पूछ सकता है मुझसे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द गाइडेंस फ्रॉम द mentors and teachers facilitated smooth conduct of elections to the students council। अब इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये शायद इसमें बी वाला ऑप्शन ये है, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, ये सी है पूरा और लास्ट में डी नो एरर है। समझ लीजिए एक एक अपन ए को पहले चेक करते हैं। द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स, पर्टिकुलर गाइडेंस की बात हो रही है, जनरल गाइडेंस की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर गाइडेंस की बात हो रही है। कौन से, फ्रॉम द मेंटोर्स एंड टीचर्स, वो गाइडेंस जो टीचर्स ने दिया और मेंटोर्स ने दिया, तो पर्टिकुलर हो गया इसलिए आर्टिकल द लगा हुआ है, तो ये हमारा सही है। और गाइडेंस के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। मेंटोर्स एंड टीचर्स आगे है, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आ रही है फैसिलिटेट, है ना। फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को मतलब क्या कहें कि फैसिलिटेट कर देना, उपलब्ध करा देना, आसान कर देना, ठीक है ना। आसान करना से मतलब समझ लीजिए मेक इजी फॉर समथिंग। फैसिलिटेट यानी टीचर्स ने, उस गाइडेंस ने जो हमें मेंटोर से और टीचर्स से मिला था उसे आसान कर दिया। यहाँ तक तो सही है हमारा, है ना, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, वो सेकंड फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ जाती है, हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सही है, ए और बी सही है, आगे देखते हैं। स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, स्मूथ कंडक्ट, ये भी वर्ड सही है हमारा, स्मूथ कंडक्ट। स्मूथ यानी में अगर पर्टिकुलर स्मूथ वर्ड को देखा जाए तो स्मूथ का मतलब होता है चिकना, है ना, स्मूथ फेस, है ना। स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस यानी कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, मतलब स्मूथ तरीके से कराने के लिए, मतलब बिना शोर शराबे के, बिना लड़ाई झगड़े के, आसान तरीके से कराने के लिए। टू द स्टूडेंट्स काउंसिल, अब ध्यान से देखिए इसमें एक अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स के बाद लगा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस, यानी स्टूडेंट्स की काउंसिल, स्टूडेंट्स की काउंसिल, स्टूडेंट्स की काउंसिल के इलेक्शन है ये। फिर से समझ दीजिए पूरा का पूरा, एक ऐसा प्रॉपर गाइडेंस जो मिला था हमें मेंटोर से और टीचर से, उसने, उस गाइडेंस ने आसान कर दिया एक इलेक्शन के, स्टूडेंट्स की काउंसिल के इलेक्शन को आसान तरीके से कराने के लिए। तो स्टूडेंट इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स नहीं, फॉर द इलेक्शन, स्टूडेंट्स की काउंसिल के लिए इलेक्शन हुआ है, स्टूडेंट्स की काउंसिल पर इलेक्शन नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स की काउंसिल के लिए इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा, तो आंसर हुआ हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, अब ये देखिए नाउन आ रहा है, आर्टिकल द लगाओ। अब चूँकि यहाँ प्रिंसिपल तो वैसे एक डिग्निटीफुल पोस्ट होती है, उसके आगे आर्टिकल द लगता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर वाला भी केस है। प्रिंसिपल हमारे स्कूल का, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर स्कूल में होते हैं, है ना,
लेकिन यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, यानी कि पर्टिकुलर हो गए तो आर्टिकल द हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, अब ये ऑफ प्रपोजिशन क्यों लगा हुआ है? हमारा कनेक्शन बताने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, संबंध बताने के लिए। तो ये प्रिंसिपल कहाँ के हैं? हमारे स्कूल के हैं, संबंध बताने के हमारे स्कूल के प्रिंसिपल। तो ये ऑफ प्रपोजिशन भी सही है, यानी कि ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से वही आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, फैलिसिएटेड। फैलिसिएटेड का मतलब होता है, ध्यान से देखो, ये देखो अच्छी चीज़ आ गई, ये फैसिलिएट है, ये फैसिलिएट है, और ये फैलिसिएट है ना। इधर के इधर वर्ड दो घूम गए हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये फैसिलिएट मीन्स होता है मेक इजी, आसान कर देना, सुगम बना देना, किसी चीज़ को सरल कर देना। और ये होता है फैलिसिएट। फैलिसिएट मीन्स होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, है ना, बधाई देना, उसको शुभकामनाएं देना। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने बधाई दी, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला द स्टूडेंट्स को। अब ये स्टूडेंट्स के आगे द क्यों लग गया? क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, ना। स्टूडेंट्स तो एक जनरल सेंस में सभी होते हैं, आप लोग भी बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन प्रिंसिपल ने जिस स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, फैलिसिएट किया, वो पर्टिकुलर थे, इसलिए आर्टिकल द लगा हुआ है। अब ये कहाँ पर किए थे उन्होंने? इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। ये एक प्राइज, वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो रहा था। सेरेमनी का मतलब होता है कोई एक अनुष्ठान, प्रोग्राम कह सकते हैं। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस प्रोग्राम में, पर्टिकुलर है इसलिए आर्टिकल उसके आगे भी द लगा हुआ है। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को, लगभग जो स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो इसका आंसर होगा फिर वही डी। हाँ ठीक है, इसका आंसर है डी, इसका ये आंसर है डी, नो एरर, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ये देखिए, इफ़ यू वर, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ यू वर के लिए मैंने आपको अलग से इफ़ का जब कंडीशनल रूल कराए थे, कंडीशनल वाले सेंटेंसेस कराए थे, तो कंडीशनल में मैंने एक उससे पहले एक अलग से कराया था। हालांकि वो कंडीशनल सेंटेंसेस में नहीं आता है, फिर भी बता दूँ मैं। उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक वाक्य। जैसे अगर सचिन इंडियन टीम का कैप्टन होता, इफ़ सचिन वर द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, उस कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और लेकिन वर्ब हमेशा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा यहाँ पर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, WERE वर्ब, यही रहेगा। यहाँ ही होगा तो भी वर्ब, शी होगा तो भी वर्ब, लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पर इफ़ लगा होना ही चाहिए। इफ़ लगा होना चाहिए, या वुड दैट लगा होना चाहिए, या इन केस लगा होना चाहिए, या आई विश लगा होना चाहिए। ये 4 वर्ड होते हैं। जब सब्जेक्ट के पहले ये चारों वर्ड लगे हुए हैं तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर ही रहेगा। इफ़ सचिन वर द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, इफ़ द ताजमहल वर इन ग्वालियर, इफ़ ही वर माई ट्रू फ्रेंड। ठीक है, इस तरह के ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। तो ये हमारा वर सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, अगर तुम चेन्नई आए होते सेटल डाउन होने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर बसने के लिए, अगर तुम चेन्नई आए होते तो इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, तो ये तुम्हारे लिए लगभग एक सबसे अच्छा डिसीजन होगा। अब ध्यान से देखो, इंग्लिश में ऐसा कभी नहीं होता कि 2 क्लॉजेज हमें दी गई हों और 2 में से एक क्लॉज पास्ट में हो और एक फ्यूचर में हो, ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अब ये हमें पता चल गया कि एक क्लॉज पास्ट में है और एक क्लॉज हमारी फ्यूचर में है, तो फिर आंसर हमारा डी है नहीं, ये हमारा कंफर्म हो गया है। यानी कि हमारा आंसर ए, बी या सी इनमें से ही कोई है। ये मैंने ए कहाँ पर लिखा नहीं है क्या, 19 वाला है, 2 तक है, यहाँ तक है, ये है हमारा ए। ठीक है, ये बी है पूरा और ये पूरा सी है। ठीक है, अब आती है बात समझ में कि सर हम ए में लगाएं या सी में लगाएं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि एक पास्ट में एक फ्यूचर में है, तो दोनों में से किसको हम करेक्ट करें। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको बताया इमेजिनरी सेंटेंसेस वाला वर है, तो ये हमारा करेक्शन होगा नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। तो हमें फिर इस फ्यूचर वाले को लेकर जाएंगे।
तो क्या करेंगे, ये पास्ट में है तो हमें इसको भी पास्ट में ही ले जाना पड़ेगा। विल की जगह पर हम यूज़ करेंगे वुड, ना कि विल। तो विल की जगह हो जाएगा इट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। ठीक है, क्योंकि विल जो होता है वो आगे आने वाली घटना के बारे में बताता है। हालांकि वुड इंग्लिश की एक ऐसी मॉडल होती है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को डिनोट करती है, लेकिन इस केस में ये हमें पास्ट को डिनोट कर रही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 20, दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर्ड। ये देखो, ये अभी जस्ट पहले ही आया है, थोड़ी देर पहले वो वही है। टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, तो आंसर हो गया हमारा ए। और ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है। हैज़, हैव, हैड, इनके साथ इंग्लिश में अगर कभी कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, ना वो फर्स्ट होगी, ना सेकंड होगी, ना आईएनजी वाली फॉर्म होगी। लेकिन टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वो जो मैंने टू आपको बता दिए थे उनको छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आंसर हो गया हमारा ए। बाकी हमें आगे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या कहानी है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। आई होप कि मैंने आप लोगों को जो 10 क्वेश्चन है बताने की पूरी कोशिश की है, और मुझे लगता है कि शायद इनमें से मेरे जो बताए हैं वही सही आंसर होंगे। आंसर शीट नहीं आई है और CDS के भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व करने की। ठीक है, जय हिंद।